लेक्चर मैंने आपको भेजा था, उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, और वो केवीपीवाई के लिए खास इंपॉर्टेंस रखता है, तो जरूर उसको वॉच कर लीजिए। 2 वीडियोस हैं। सो पहला क्वेश्चन है वेव। वेव क्या होता है, एक ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ, और उसके टाइप्स और किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। केवीपीवाई की प्लेलिस्ट बना के लिंक भेजेंगे। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक रिकॉर्डेड करके प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं उनको सेग्रीगेट करके एक अलग से प्लेलिस्ट बना देता हूँ। वो जो हम लोगों ने लाइव लेक्चर्स लिए उन्हीं का रिकॉर्डेड वर्जन है। तो आगे अगर बढ़ते हैं वेव के बारे में, सो स्टोरी कुछ ऐसा है कि 2 तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक पार्टिकल कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा वेव कॉन्सेप्ट होता है। स्टार्टिंग से आप पार्टिकल के बारे में पढ़ते हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो या एनएलएम हो या फिर एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो या एनर्जी का यूज हो, और इवन ग्रेविटेशन की बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं, तो सब पार्टिकल या पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। वेव इंटायरली डिफरेंट इशू होता है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि दोनों मास दोनों का जो पर्पस होता है एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करना, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करना। जैसे अगर आप याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप एक पार्टिकल को थ्रो किया करते थे, और पार्टिकल जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाता था प्रोजेक्टाइल मोशन पे, सो जब वो ए जा रहा था, लेट से बी इस हवा में है और या कहीं पर भी है, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि एनर्जी ए पॉइंट पर थी, अब ये एनर्जी बी पॉइंट पर पहुंच गई, काइनेटिक एनर्जी। और या फिर आप ऐसा देख सकते हो कि मोमेंटम इनिशियली ए पॉइंट पर था, मोमेंटम बी पॉइंट पर पहुंच गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बात हो रही है कि अगर आप एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपको मटेरियल यानी पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो जब तक पार्टिकल नहीं जाएगा तब तक एनर्जी नहीं जाएगी, मोमेंटम नहीं जाएगा। वेव एक ऐसा फीचर होता है जिसमें मास या मटेरियल को या पार्टिकल को आपको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, और एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे कि आजकल हम लोग फोन पे बात करते हैं, तो साउंड भी एक एनर्जी होती है, और हम इस एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेज देते हैं विदाउट एनी पार्टिकल टू गो देयर। सो जनरलाइज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि वेव इज अ फिनोमिना in that energy and momentum can be transported without transporting the medium. So कभी अगर आपसे डेफिनेशन पूछना चाहे तो आप ऐसा बोलोगे, energy and momentum transport can be done or transport is feasible. Yes. Sir, sir, your screen is freezing. आपकी साउंड क्लियर नहीं, थोड़ा सा लाउड बोले। But it's not lagging, sir. It's fine. Okay. If it's fine, then we can go ahead. Okay, वो स्लाइड चला गया, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ और लिख देता हूँ। इस टॉकिंग ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेव, और वेव की डेफिनेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वेव इज अ फिनोमेना इन व्हिच यू कैन से एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एनर्जी, ई फॉर एनर्जी एंड पी फॉर मोमेंटम, energy and momentum can be transported without need for medium or material transport. इसको मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या है, कि आप एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन सेंड कर सकते हो, मोमेंटम को सेंड कर सकते हो, उसके लिए आपको मटेरियल या मीडियम को सेंड करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने अभी प्रोजेक्टाइल का आपको जो एग्जांपल दिया था, प्रोजेक्टाइल मोशन का, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने देखा था कि पार्टिकल खुद जाता है एनर्जी और मोमेंटम को लेकर के, जबकि वेव में ऐसा नहीं होता है। तो वेव होता क्या, वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस होता है।
So wave को ऐसे भी define कर सकते हैं. It's a disturbance that moves from one point to another in any medium. So disturbance that moves. एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं जिसको आप घर पे ट्राई कर सकते हो. लेट्स से आपने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग को एक छोटा सा जर्क दिया यहाँ पर और फिर इसको टाइट होल्ड किया. सो ये जो जर्क है ये बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है. थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये जो जर्क है वो मूव करता हुआ आगे चला जाएगा. तो अभी इस लोकेशन पर है. आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट आपको कुछ ऐसा नजर आएगा. यू कैन हैव दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम. So initially it was at a location A. Now it has reached to location B. अगर आप लोकेशन B के पार्टिकल्स को देखें तो पहले वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर थे, लेकिन ये जो डिस्टरबेंस जब B पर आया तो पार्टिकल अपने लेवल से ऊपर चले गए, लिफ्ट हो गए. सो ये जो डिस्टरबेंस है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव कर गया. और अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स मूव नहीं किए हुए हैं. सो स्ट्रिंग पार्टिकल्स हैव बीन देयर वेयरएवर they were only they were simply disturbing from their position. थोड़ा सा अपसाइड डाउन साइड चल रहा है, लेकिन इन नट सेल में स्ट्रिंग मूव नहीं किए और एनर्जी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंच गया. इस तरह के डिस्टरबेंस को हम लोग बोलते हैं दैट्स अ वेव. बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि एक काम वाटर हो, आप स्टोन थ्रो करते हो तो रिपल्स बनते हैं. तो रिपल्स में भी एनर्जी बाहर चल रही होती है, मोमेंटम बाहर जा रही होती है, लेकिन इफेक्टिवली वाटर वहीं पे रह रहा होता है. तो वाटर इज नॉट इन नट सेल मूविंग. अनदर एग्जांपल कुड बी साउंड. तो एग्जांपल वेव्स के क्या होते हैं? स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग पे चलने वाले वेव को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग वेव. और वाटर वेव, वाटर वेव में जो रिपल्स आते हैं उनको वाटर वेव बोल सकते हो. Sound wave, sound is also a wave. Light is also a wave. All electromagnetic radiations, electromagnetic waves like X-rays, gamma rays, everything else, ultraviolets, वो सभी wave के example हैं. तो ये सारे wave के example हैं. ये particle नहीं है, ये क्या है? Wave है और इसमें medium move नहीं करता है और energy momentum transport होता है. फिर इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? तो मैथमेटिकली लिखने के लिए इक्वेशन चाहिए आपको, तो उसको बोलते हैं वेव इक्वेशन. जो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे वो वेव इक्वेशन पे पूछ सकता है, अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स. वेव इक्वेशन क्या होती है? तो वेव में आपको, वेव बेसिकली एक डिस्टरबेंस होता है. तो डिस्टरबेंस कुछ ऐसा लिखते हैं, y इज इक्वल टू, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं या फिर डिटेल में बोलूं तो ये y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt. कोई भी अगर आपको ऐसा फंक्शन मिलता है ax प्लस माइनस bt, ऐसे फंक्शन को हम वेव बोलते हैं. सो दैट्स कॉल्ड वेव इक्वेशन. मोस्टली जो आपके साथ यूज होती है वेव इक्वेशन वो साइनोसॉइडल होती है. वो कुछ इस तरह से होगी, a sin kx माइनस ओमेगा टी और प्लस 5 टू बी जनरलाइज्ड. तो ये वेव इक्वेशन है. इसके टर्म्स क्या क्या होते हैं वो आपको एक बार याद रखना है, और फिर डिटेल में हम लोग इसका डेरिवेशन और अदर थिंग बाद में करते रहेंगे और उन टर्म्स से अपना काम चल जाएगा. ये जो वाई होता है इसको वेव कहते हैं. वेव कह लो या फिर डिस्टर्बेंस कह लो. ये जो डिस्टर्बेंस होता है इसको कई तरह की क्वांटिटी से मेजर किया जा सकता है. लाइक इसको आप डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मेजर कर सकते हो, दैट मींस वाई कुड बी अ डिस्प्लेसमेंट. इसको आप प्रेशर कह सकते हो, इसको आप डेंसिटी कह सकते हो, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो. सो डिस्टर्बेंस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. तो व्हाटएवर इज दिस फर्स्ट नंबर इज दैट्स कॉल्ड डिस्टर्बेंस, और उसी डिस्टर्बेंस का मतलब वेव होता है. फिर जो ये फर्स्ट टर्म लिखा होता है बाहर, यहाँ पर लिखा है दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इसका वही यूनिट आएगा जो y का यूनिट होगा. सो अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो a भी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लेके चलेगा. फिर ये साइन फंक्शन है, तो साइन डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसके अंदर की स्टोरी है वो डायमेंशन लेस रहेगी. फिर इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं क्या होते हैं? k का मतलब हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड phi इज कॉल्ड फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस आप कह सकते हो उसको, इनिशियल फेज डिफरेंस. और इनिशियल फेज कह सकते हो टू बी प्रिसाइज. तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग फिर ये रहेगा इनिशियल फेज. और टोटल फेज क्या होता है? ये जो इनसाइड में है इसको टोटल को फेज कहते हैं. जब कोई फेज की बात आएगा तो साइन के इनसाइड में जितना भी लिखा है दैट्स कॉल्ड फेज,
और अगर x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है, वो इनिशियल कंडीशन हो गया। तो इनिशियल फेज हो गया फाई, और ओमेगा हो गया वेव फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी यू कैन कॉल इट, और k हो गया वेव नंबर। इसको देख करके हम लोग कुछ आंसर देते हैं। कैसे आंसर देते हैं? दो कोफिशिएंट चल रहे थे। ये जो फंक्शन होता है वो x का भी फंक्शन होता है, t का भी फंक्शन होता है। आपने मैथ्स में फंक्शन पढ़ा होगा। और जैसे हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स पढ़ते हैं या कॉस थीटा पढ़ते हैं, तो एक ही वेरिएबल होता है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, दूसरा t वेरिएबल है। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो दो हैं। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ओवरऑल 3 वेरिएबल्स हैं। तो x t ये दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x इज टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, कि किस पोजीशन पर आप बात कर रहे हो, और t इज टॉकिंग अबाउट टाइम, यानी जो डिस्टरबेंस है वो किस टाइम पर किस पोजीशन के डिस्टरबेंस के बारे में बात कर रहे हो। अगर आपने x की वैल्यू बताया, दैट मीन्स आपने ये बताया कि उस पर्टिकुलर पोजीशन का डिस्टरबेंस चाहिए। फिर t की वैल्यू बताओगे तो उस पोजीशन के किस टाइम पर डिस्टरबेंस चाहिए वो पता चल जाता है। तो यू नीड टू नो पोजीशन एज वेल एज टाइम। पोजीशन का जो कॉफिशिएंट होता है, पोजीशन का जो कॉफिशिएंट होता है वो k है, और टाइम का जो कॉफिशिएंट है वो ओमेगा है। बाकी वो रिलेशन आपको याद रखने होते हैं कि ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी से लिख सकते हैं 2πf, ओमेगा को हम टाइम पीरियड से लिख सकते हैं 2π/t। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं। और k को हम लिखते हैं 2π/λ। लेम्डा क्या होता है? वेयर लेम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिफाइन भी हम लोग कर सकते हैं। और एक रिलेशन होता है जो वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करता है, v इज इक्वल टू लेम्डा इंटू एफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पर जो v है, दैट v इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। सो v इज फॉर वेव वेलोसिटी। सो आपसे कभी वेव वेलोसिटी पूछेगा तो आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा, वेवलेंथ बताएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेव वेलोसिटी निकल आएगी। अगर आपको वेव इक्वेशन दिया होगा तो वहां से भी हम वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? v इज इक्वल टू, इसमें आप लेम्डा को ऊपर रखना है तो ये k नीचे चला जाएगा, ओमेगा बाई k। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, मॉड लगा लीजिए तो मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है। सो जब कभी आपको वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो वेव इक्वेशन से, तो व्हाट यू नीड टू डू, you need to go for the coefficient of time and then look at the coefficient of position, दोनों को डिवाइड कर लो, आपको वेव वेलोसिटी पता चल जाएगा। मीनिंग इज कि v की जो वैल्यू आएगी वो ओमेगा बाई k आ जाती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो एनए में से पूछेगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को यूज करवाएगा, या फिर k और ओमेगा को यूज कराएगा, दोनों को यूज कर सकता है, या फिर वेव इक्वेशन देगा, उस इक्वेशन से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये भी देखना होता है कि जो x कोफिशिएंट है और t कोफिशिएंट है उनके साइन कैसे हैं। अगर x का साइन और t कोफिशिएंट दोनों के साइन सेम साइन है तो फिर हम उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, और अपोजिट साइन है तो उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ और इसी इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ। y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव। फाइव की वैल्यू कभी जीरो भी दे देता है और मोस्टली जीरो दे देगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ना यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो भी यहाँ पर x आएगा या फिर जो भी पोजीशन आएगी उस डायरेक्शन में चलेगी, तो हम बोलेंगे वेव प्रोपोगेट्स, और वेव मूव्स और प्रोपोगेट्स इन x डायरेक्शन। सो आपने पूछा ओमेगा इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। नो, ओमेगा इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको फ्रीक्वेंसी के साथ लिंक करते हैं। वेव में कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जैसे वेवलेंथ होता है जो कि पार्टिकल्स में हम लोग यूज नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये जो ओमेगा है वो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। वो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग पार्टिकल में यूज करते हैं सर्कुलर केस के लिए, या फिर रोटेशन में, यहाँ पर नहीं। तो जब कभी यहाँ पर x लिखा होगा इसका मतलब वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, x डायरेक्शन में। फिर x डायरेक्शन में दो डायरेक्शन होती है, एक प्लस डायरेक्शन होती है, एक माइनस डायरेक्शन होती है। सो अगर t और x के कोफिशिएंट के साइंस अपोजिट होंगे तो फिर वो प्लस डायरेक्शन में जाएगा, सेम साइन होगा तो फिर
माइनस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये भी पॉइंट अपने को याद रखना है। इफ coefficients of x and t are of same sign, then wave moves or wave propagates. So in case of same sign, it propagates in negative direction. और अगर उनके अपोजिट साइंस होंगे तो फिर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और बाकी आप जब समझते हो, अदरवाइज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस पर कई बार आपको इक्वेशन देख करके ये पूछ सकता है कि बताइए किस डायरेक्शन में चल रहा है, कौन सा वेव चल रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है, वो सब आप बता सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ में आया तो मैं आपसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। फिर से मैं बोल देता हूँ, यहाँ जो पोजीशन यूज होता है साइन के अंदर, या फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है पोजीशन का, उस डायरेक्शन में चलता है। फिर प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए दोनों कोएफिशिएंट्स देखने होते हैं। अगर दोनों के सेम साइन जा रहे हैं तो फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर अपोजिट साइन जा रहे हैं तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये जो y होता है ये डिस्टरबेंस की डायरेक्शन है। So y is a direction of disturbance, x is a direction of wave propagation, और wave velocity क्या होती है? wave velocity आती है ओमेगा बाई k। So हम velocity का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, velocity की डायरेक्शन निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको आंसर देना है। अगर आप दे पाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप डील कर पाओगे। लेट्स से कैसा बोलता, लेट wave equation is given as follows. So given wave equation is y is equal to 5 sine 3t minus 6x centimeter. Here x and t are in SI units. तो कई बार आपसे यूनिट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो कि क्वाइट पॉपुलर है। फाइंड, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। सो वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है ये अपने को बताना है इस इक्वेशन को देख करके। ऑप्शन देगा प्लस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन, प्लस वाई डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन। इस तरह के आंसर्स आपको ऑप्शंस दे सकता है। सो हम y को नहीं देखेंगे, हम इसको इनसाइड वाले को देखेंगे। x है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है, तो फिर पॉजिटिव x डायरेक्शन आएगा। सो आंसर विल बी पॉजिटिव x डायरेक्शन। सो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये वेव जा रहा है, ऐसा हम क्लेम कर पाएंगे। एंड देन यू माइट बी आस्क्ड कि वेव वेलोसिटी कितनी है। वेव वेलोसिटी, सो अगला क्वेश्चन है कि वेव वेलोसिटी बतानी है आपको। आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देगा ए बी सी डी। ए में दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो 0.5 जो आप दे रहे हो उसके दो ऑप्शंस हैं, बी और डी। तो आप क्या करोगे कि आपको जहां तक फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट तो कर लोगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? v इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस थिंग, कोएफिशिएंट ऑफ t which is 3, कोएफिशिएंट ऑफ x which is -6, तो ये 1/2 0.5 हो गया। और फिर आपको ऑप्शन में मीटर पर सेकंड भी है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए।
तो फिर आपको देखना होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसने बोला है दिस मैनी सेंटीमीटर, और आपको क्या क्या जरूरत पड़ी है, आपको x और t की जरूरत पड़ी है, क्योंकि t का कॉफिशिएंट ऊपर है और x का कॉफिशिएंट नीचे है। तो जो t का कॉफिशिएंट रहा होगा ये पर सेकेंड रहा होगा, और जो x का कॉफिशिएंट रहा होगा वो पर मीटर रहा होगा, क्योंकि x किस पे चल रहा है, मीटर पे चल रहा है, क्योंकि x एंड t दे आर फॉलोइंग SI यूनिट। तो जब इसको अपसाइड डाउन करोगे तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये प्रॉपर करोगे। आर यू गेटिंग? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा हाफ, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, नॉट सेंटीमीटर पर सेकेंड। इवन तो सेंटीमीटर बाहर लिखा है, बट आपको आप किससे कैलकुलेट कर रहे हो ये मैटर करता है। आपको t का कॉफिशिएंट लग रहा है और x का कॉफिशिएंट लग रहा है। जो x का कॉफिशिएंट होगा ना वो x की अकॉर्डिंग अपनी यूनिट को लेके चलेगा, क्योंकि आपको पता होता है कि साइन के अंदर जो होता है वो यूनिट लेस होता है। तो ये भी पहला टर्म भी यूनिट लेस होगा, तो 3 का जो यूनिट होगा 1/सेकेंड होगा। सेकेंड टर्म भी यूनिट लेस है, तो 6 जो होगा वो 1/मीटर के हिसाब से चल रहा होगा। सो आंसर विल बी इन मीटर पर सेकेंड, नॉट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो अब आपने वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन बताया, मैग्नीट्यूड भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड आपको ऑप्शन दे देगा ABCD करके। 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। कि जो 5 का यूनिट आएगा वो y की यूनिट से डिसाइड हो रहा होगा, और y की यूनिट सेंटीमीटर है तो 5 भी सेंटीमीटर पे रहा होगा। सो जो एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल बी 5 सेंटीमीटर, इट वोंट बी इन मीटर। या सो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो अब आप ये समझ पाओगे कि वो जिस तरह से हमको इक्वेशन दिया गया है, तो कब हमको मीटर यूज करना है, कब सेंटीमीटर यूज करना है, वो डिपेंडिंग अपॉन हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो लिखा हुआ है उसी का यूनिट आएगा, और अगर हम इनसाइड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसी पर डिपेंड करेगा जो आपको बताया गया है, लाइक कि किस यूनिट में इनसाइड में दिया गया है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन अगर हम इसी में पूछना चाहें, और उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस बारो कर लेता हूँ। डी ऑप्शन, वेवलेंथ। अपने को वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सो कैन यू फाइंड द वेवलेंथ? वेवलेंथ के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पता किया था, और वो फॉर्मूला प्रीवियस स्लाइड पे मिल जाएगा। प्रीवियस टू प्रीवियस, ये k की जो वैल्यू होती है वो 2π/λ होता है, और k जो होता है वो x का कॉफिशिएंट होता है। तो पहले आप x का कॉफिशिएंट पता करोगे, जो कि इजीली पता हो जाएगा। तो इसको 2π/λ के इक्वेट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सो इसके बाद आप देखोगे कि आप बोलोगे k की जो वैल्यू है दैट इज 6। मैग्नीट्यूड यूज करते हैं कि x का कॉफिशिएंट है, और इसी को हम 2π/λ बोलेंगे। So what the lambda is 2π/6, which is π/3। आप चाहो तो पाई की वैल्यू प्लेस करके आप अपना आंसर बता सकते हो, तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा। क्या बता सकते हो कि ये जो π/3 है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किस यूनिट पे रखा जाएगा? ओके, अधिकतर लोग आप लोग मीटर बोल रहे हो, गुड। क्योंकि अब देखो क्या है, ये x का कॉफिशिएंट है, तो x का कॉफिशिएंट 1/मीटर लेके चल रहा था, तो ये पर मीटर था। अपसाइड डाउन करोगे तो फिर वो मीटर में चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, मीटर बनेगा, सेंटीमीटर नहीं बनेगा। तो ये सेंटीमीटर केवल और केवल एम्पलीट्यूड के लिए है, और इस वाई के लिए है, अंदर के स्टफ के लिए नहीं। यहाँ से आप टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारी स्टोरी बता सकते हो। सो एक वेव इक्वेशन से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, जैसे कि उसका एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, वेव डायरेक्शन। और इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा कि वीपीवाई में, बहुत ज्यादा अगर न्यूमेरिकल जाएगा तो इस लेवल तक पहुंचता है। थ्योरेटिकली जनरली ज्यादा पूछता है, तो हम थ्योरेटिकली कुछ और पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, कि जैसे टाइप्स ऑफ वेव्स।
वेव्स को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ कैटेगराइजेशन डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी नीड क्या चल रही है. तो जनरली हम मीडियम के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज करते हैं. तो वन वे ऑफ कैटेगराइजेशन इज कि हम उसको मीडियम बेस्ड कैटेगराइज करते हैं. मीडियम बेस्ड का मतलब मीडियम का रिक्वायरमेंट है या नहीं है. So this is of two types. One is mechanical wave and second is called non-mechanical. और इन non-mechanical को हम electromagnetic wave भी बोलते हैं. So these are the two categories based on the requirement of medium. जितने भी मैकेनिकल वेव्स होते हैं उनको मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है. दैट मीन्स अगर मीडियम नहीं होगा तो वो प्रोपेगेट नहीं कर पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, वो डिस्टरबेंस आगे नहीं बढ़ पाएगा. So the required medium is required in this case. Medium is required. और नॉन मैकेनिकल उनको बोलेंगे जिनके लिए मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड. सो मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल के लिए अगर आप एग्जाम्पल देना चाहो तो मीडियम रिक्वायर्ड के लिए स्ट्रिंग वेव. अभी जो आपने स्ट्रिंग का एग्जाम्पल देखा था, अगर स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, जहां से स्ट्रिंग एंड हो जाएगी उसके आगे वेव नहीं जा पाएगा. क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रिंग नहीं है तो वेव नहीं है. तो उसके लिए स्ट्रिंग एक मीडियम है, तो स्ट्रिंग का रिक्वायरमेंट होता है. सिमिलरली वेव, जो वाटर वेव होती है, वाटर वेव में वेव तभी तक चलती है जब तक वाटर के पार्टिकल्स मिलते हैं. जहां पर वाटर के पार्टिकल खत्म हो गए वो अपने आप को डिमिनिश कर देता है. और सबसे ज्यादा और अच्छा एग्जांपल है साउंड. आपसे पूछा जा सकता है जो साउंड है, जो हम लोग बोलते हैं, एक स्पीकर या फिर कोई पर्सन बोलता है, तो वो क्या करता है, एयर प्रेशर को डिस्टर्ब करता है. एयर प्रेशर के डिस्टर्बेंस को फिर वो आगे बढ़ाता है, तो वो वेव बनती है. यानी कि आपको जब बोलोगे तो वेव तभी चलेगा, साउंड वेव, जब एयर होगा. एयर की एब्सेंस में अगर आप बोलते हो तो किसी को सुनाई देने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि वो प्रोपगेट नहीं कर सकता. तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. तो क्वेश्चन कैसा बोलेगा, व्हाट टाइप ऑफ साउंड वेव इज मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल? देन यू से इट्स मैकेनिकल बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट. और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि लेट्स से आप स्पेस पर हो और आप बोलते हो आपका आपका साथी क्या आपको सुन पाएगा? यू से नो, बिकॉज इन स्पेस देयर इज नो मीडियम. सिंस देयर इज नो मीडियम, साउंड कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो इसलिए सुनाई नहीं देने वाला है. नॉन मैकेनिकल में जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बहुत सारे एग्जांपल हैं. और मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल इज लाइट. और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सारे नॉन मैकेनिकल हैं. सो लाइट एक एग्जांपल है. तो लाइट को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. सो अगर मीडियम ना भी हो तब भी लाइट जाता है. और ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि सन से रेज और लाइट जो होती है हमारे पास आता है, और स्पेस में बीच में बहुत सारा ऐसा पार्ट है जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है. तो वो वैक्यूम को भी क्रॉस करके चला जाता है और अपने पास आ जाता है. सपोज कर लीजिए कि सन कोई बहुत बड़ा साउंड क्रिएट करता है, तो उसका साउंड हम लोगों तक नहीं आ सकता है बिकॉज कि इन बिटवीन देयर इज अ वैक्यूम. एंड उस वैक्यूम को साउंड क्रॉस करके नहीं चल पाएगा बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम. सो ये दो पॉइंट्स सबको डिटेल में याद रखना है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अनदर होता है कि जो वेव के जो पार्टिकल्स या जो डिस्टरबेंस होता है, उस डिस्टरबेंस के मोशन के अकॉर्डिंग इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं. सो इनका ये जो सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन है वो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स और डिस्टरबेंस. यहाँ पे मैं पार्टिकल वर्ड यूज कर दे रहा हूँ, हालांकि कई जगह पार्टिकल का रिक्वायर्ड भी नहीं होता है. तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल मींस डिस्टरबेंस किस तरह से चल रहा होता है. सो वन वे ऑफ कैटेगराइजेशन इज दिस वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें हम इसको कैटेगराइज करते हैं ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा दैट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव. लॉन्गिट्यूडिनल वेव. आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल है, कौन सा ट्रांसवर्स है. कुछ पॉपुलर एग्जांपल उनको याद रखना होता है. दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं शॉर्ट में डेफिनेशन बता देता हूँ. सो अगर सपोज कर लीजिए वेव आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में ये वेव जा रही है. मैंने एक लाइन से दिखाया है उसकी डायरेक्शन को, जबकि वेव ऐसे डिस्टर्बेंस की तरह से हम लोग दिखाते हैं. सो अगर ये वेव जा रहा है तो किसी पार्टिकल को अगर आप इमेजिन करो जो कि मीडियम पे लाई कर रहा है,
अगर वो पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन है, सो अगर पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के 90 डिग्री पर ऑसिलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट इज ट्रांसवर्स। ये जो एरो मैंने दिखाया है इसमें हम VP लिख देते हैं, P फॉर पार्टिकल। सो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है वो वेव की है। ऐसे एक सिचुएशन में को आप या फिर इस तरह की स्टोरी को आप बोलते हो दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा भारी पढ़ रहा होगा, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। सो अगर आपको भारी पड़ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। वेव एक डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, वो डायरेक्शन अभी आपने वेव इक्वेशन से भी निकाला था। लेकिन जब कोई भी डिस्टरबेंस चल रहा होता है तो पार्टिकल ओसिलेट करते हैं अपनी पोजीशन से। तो अगर उनका ओसिलेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है 90 डिग्री। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अलोंग दैट डायरेक्शन। इसको रेड कलर से दिखाया था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और अगर आपका वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेव वेलोसिटी है, then particles will also be oscillating in the same direction or along the same direction. So particle अगर अपने mean position के here and there चल रहे होते हैं और वो जो oscillation direction होती है wave velocity के direction में होता है, then we call it as a longitudinal. तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि if vibration is perpendicular to the wave direction, that's a transverse. If it is along the wave direction, then it's a longitudinal. Longitudinal generally means along. और एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं मोस्ट लाइकली केस में, कि ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल बताइए। ट्रांसफर का स्ट्रिंग जो वेव होती है वो उसमें पार्टिकल्स ऊपर और नीचे चल रहे थे, अभी आपने देखा और मैं डिटेल में भी दिखा दूंगा। और वाटर वेव जो है वो भी एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स का। लाइट एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स का। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स का। सो लाइट भी एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ये याद रखना। ये बहुत बार पूछा गया है कि लाइट किस तरह का वेव है। लाइट, तो आप बोलोगे लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। और उसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। वो अपने लाइट चैप्टर में देखा था, मैंने आपको डिटेल दिया था उसका। लॉन्गिट्यूडनल के एग्जांपल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल के एग्जांपल में वाटर आता है। सो जो वाटर वेव होती है ना, वो दोनों केस का एग्जांपल होती है। जो रिपल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी अगर आप लेक के किनारे बैठे आप उसमें स्टोन डालते हैं तो जो रिपल्स बनते हैं सर्कुलर, वो अपने सरफेस से ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं। वाटर लेवल के सरफेस से अप साइड और डाउन साइड होते हैं। लेकिन अगर उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखोगे तो वाटर के सरफेस के अलोंग होती है। तो वेव और जो रिपल्स हैं वो वाटर के सरफेस के अलोंग चल रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर और नीचे हैं। सो सिंस पार्टिकल सरफेस के ऊपर और नीचे इसका लोड 90 डिग्री में, इसलिए वो ट्रांसवर्स कहलाते हैं। लेकिन जब आप किनारे पर आते हो, बॉर्डर एरिया पे, किनारे पर जहाँ पर वाटर खत्म हो रहा होता है, तो आप देखते हो कि कुछ पार्टिकल्स वाटर के उस बाउंड्री को क्रॉस करके और ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आप अगर समुद्र के किनारे रहते हो तो इस तरह से वेव्स आते रहते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स अलोंग चल रहे होते हैं वो उनको बाउंड्री को क्रॉस करके आगे ले जाते हैं। तो पॉइंट इज कि उसमें अपसाइड डाउन साइड भी हो रहा होता है एज वेल एज अलोंग भी हो रहा होता है। तो जो अलोंग वाला कंपोनेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल दे रहा होता है, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो ट्रांसवर्स दे रहा होता है। ये एग्जाम में आ चुका है कि जो रिपल्स होते हैं, वाटर वेव्स होते हैं, वो किस तरह का होता है। क्या वो ट्रांसवर्स वेव है, क्या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है? फिर सी ऑप्शन होगा बोथ ऑफ देम, और डी ऑप्शन होगा नन ऑफ देम। तो हम आंसर देंगे बोथ ऑफ देम फॉर वाटर वेव। और सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो साउंड वेव में भी जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है वो अलोंग द वेव डायरेक्शन होता है। तो ये कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन द मीडियम, बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। अगर आपको थोड़ा सा भी हार्ड जा रहा है तो मैं एक पिक्चर बना के आप ऐसे दिखा देता हूँ, दोनों के एक एग्जांपल। सपोज कर लीजिए आपके पास ये स्ट्रिंग थी जो डॉटेड लाइन से, और इस स्ट्रिंग को आपने कंटिन्यूअसली जर्क दिए हैं। तो आपने अगर कंटिन्यूअसली जर्क दिए हैं तो हो सकता है वो इस तरह का शेप ले ले किसी एक मोमेंट पर। अगर आप उसकी पिक्चर लेते हो तो किसी भी एक मोमेंट पर पिक्चर लेते हो तो ऐसा दिखेगा। फिर अगले मोमेंट पर ये अपना शेप बदल लेगा। तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो जो डिस्टर्बेंस है वो इस डायरेक्शन में चला होगा, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशन से ऊपर गए हैं, कुछ पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से नीचे गए हैं। फ्यूचर में ये जो नीचे वाले पार्टिकल हैं ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले पार्टिकल नीचे जाएंगे। दैट मीन्स कि जो वेव की डायरेक्शन है
और जो पार्टिकल की डायरेक्शन है दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसलिए ये ट्रांसवर्स का एग्जांपल बना। साउंड वेव के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि साउंड वेव के लिए कैसा रहता है। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर कोई स्पीकर लगा हुआ है और ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, and let's say there's a person who is going to hear this stuff। तो किस तरह से साउंड प्रोपोगेट करता है, यहाँ पर ये पार्टिकल्स को पुश करता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और अगर मैं आपको कुछ इस तरह से बताऊं जो कि आपने पढ़ा होगा 19th में कि कुछ डेंस जोन बनते हैं, फिर कुछ रेयर जोन बनते हैं, फिर डेंस जोन बनते हैं, फिर रेयर जोन बनते हैं, फिर डेंस जोन बनते हैं। ये जो डेंस जोन बन रहे हैं, रेयर जोन्स बन रहे हैं, ये बेसिकली पार्टिकल का कलेक्शन है। सो अगर हो क्या रहा होता है, इन केस यू लुक एट द पार्टिकल जो फ्यूचर पहले यहाँ पर कभी था पास्ट में, तो वो आइदर इस साइड शिफ्ट हो गया है या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, तो वो अब उस लोकेशन पर नहीं रहा। सिमिलरली यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड चले गए। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल का है और बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल का है, तो बीच में पार्टिकल्स की पॉपुलेशन कम हो गई है। तो इसमें जो पार्टिकल्स के मूवमेंट है अगर उनको वॉच करो तो वो इस डायरेक्शन में है, इनको वीपी बोल रहे हैं। लेकिन वेव कैसे जा रहा है, डिस्टर्बेंस भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। सो वेव और पार्टिकल का जो मोशन है वो सेम डायरेक्शन में है, जबकि इससे पहले वाले केस में पार्टिकल का जो मोशन था और जो वेव का मोशन था वो 90 डिग्री पे था। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पहला ट्रांसवर्स का एग्जांपल है, दूसरा साउंड वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है। जब कभी हम ट्रांसवर्स की बात करते हैं तो उसमें एक क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। इसको जनरली हम सी से लिखते हैं, इसको टी से लिखते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं दैट्स कंप्रेशन, और इस बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं दैट्स रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल केस में, और क्रेस्ट और ट्रफ का अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव में। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रांसवर्स वेव में क्या बनते हैं, क्रेस्ट या ट्रफ? तो आप बोलोगे कि क्रेस्ट ट्रफ बनते हैं, दोनों बनते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या बनते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जोन्स बनते हैं। कंप्रेशन मींस जहां पर ज्यादा पार्टिकल एक साथ होंगे, रेयरफेक्शन मींस जहां पर पार्टिकल्स का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, यानी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर डेंसिटी का वेरिएशन है, प्रेशर का वेरिएशन है। तो यहाँ पर जो वेरिएशन होता है वो डेंसिटी के टर्म में आप लिख सकते हो, प्रेशर के टर्म में लिख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख सकते हो। तो हम साउंड वेव को आइदर ऑफ द थ्री के टर्म में दिखा सकते हैं। साउंड वेव की इक्वेशन अगर आपको बनानी हो, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बनाया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बनाया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बनाया जा सकता है। जबकि अगर इसको बनाओगे तो केवल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में बनाओगे कि ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया। ये बेसिक है, ये आपने पहले भी बहुत ज्यादा पढ़ा ना पढ़ा हो तो फिर ये आपके लिए थ्योरेटिकल काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे वेवलेंथ के बारे में पूछता है तो इसी से हम ज्वाइन करके बता सकते हैं। यस सर, अब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का वापस बताओ ना, उसको वो दो नाम आपने दिए थे ना, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, थैंक यू सर। एक सी है, एक फिर से ये रेयरफेक्शन बनता है, सी फॉर कंप्रेशन, आर फॉर रेयरफेक्शन। नाउ कंप्रेशन से कंप्रेशन के बीच का जो गैप होता है, द गैप बिटवीन कंप्रेशन टू कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। द गैप बिटवीन रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक कंप्रेशन से नेक्स्ट कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को एक वेवलेंथ कहते हैं। एक रेयरफेक्शन से एक रेयरफेक्शन के नेक्स्ट रेयरफेक्शन के बीच के डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। तो कभी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द गैप बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो हम बोलेंगे दिस इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ। वो अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं। और यहाँ पर कंप्रेशन ये क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं। तो अगर मैं इसको पिक्चर में अलग से बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसे आपसे एग्जांपल पूछ सकता है फिगर देने के बाद। लेट्स से कि पिक्टोरियली शो कर देता वेव, और दिस इज अ वेव, और कुछ ऐसा बना के देगा कि लेट्स से ये जो y है वो मीटर में है, ये x है वो भी मीटर में है, एग्जांपल के तौर पर। और लेट्स से ये 10 दिया गया है, ये जो डाउन साइड है ये भी ये -10 दिया गया, and this point is let's say 4, this point is let's say 8, this point is let's say 12। और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, जैसे कि फाइंड नंबर 1 amplitude of the wave,
एम्पलीट्यूड को जनरली हम लोग a से लिखते हैं. So can you identify what the amplitude is going to be with the dimensions? 10 आया, क्या आएगा? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. ओके 10 मीटर आप बता रहे हैं. सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, हालांकि मैंने डिफाइन नहीं किया, बट आपने ये अगर इक्वेशन देखी होगी जो मैंने पहले बताई थी आपको वेव इक्वेशन, उस वेव इक्वेशन से क्लियर है कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्टरबेंस. तो जो भी डिस्टरबेंस होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं. सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्टरबेंस. तो अगर कभी पिक्चर बना के दे तो जो मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम कहाँ से, 0 से एक साइड जो मैक्सिमम होता है, दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड. So this is A and this is minus A. So A की वैल्यू आपको 10 मिलेगी, Y की यूनिट लगेगी, दैट मींस मीटर लगेगा. अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखा जाता. फिर आपसे पूछेगा कि बताइए वेवलेंथ, lambda. So how much the lambda that can you identify from the figure? एट मीटर आप बोल रहे हो. सो कैसे पता करते हैं कि आपको ये देखना होता है कि ये किसके टर्म में, x के टर्म में, यानी ये इसका डिस्टेंस कवर टाइप का दिख रहा है और ये 0 से चला, पीक तक गया, फिर 0 आया, फिर सेकेंड टाइम पीक तक गया, फिर 0 आया, तो हम 0 से लेकर के नेक्स्ट 0 उसी फेज तक लाने की कोशिश करते हैं. या फिर आप ऐसा बोल लो कि इसको आप अगर क्रेस्ट बोलते हो तो ये भी क्रेस्ट होगा या ट्रफ हो जाएगा. इन दोनों के बीच का सेपरेशन एक वेवलेंथ बनेगा. और या फिर 0 से 0 लेना, कौन से 0 से 0, अप साइड से डाउन साइड से आकर के पूरी कंप्लीट साइकिल बन जाए. तो जो साइकिल अपने आप को रिपीट करती है उस साइकिल की लेंथ को हम पकड़ लेंगे तो वो हमारे लिए वेवलेंथ बन जाएगा. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी पार्ट एक वेवलेंथ है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी पार्ट एक वेवलेंथ है. तो इसको आइडेंटिफाई करोगे तो ये 2 बनेगा, इसको आइडेंटिफाई करोगे तो 10 बनेगा, 10 माइनस 2 करोगे तब भी 8 आ जाएगा और डायरेक्टली यहाँ से देखोगे तब भी 8 आ जाएगा. सो हम देख करके बता सकते हैं इट्स गोइंग टू बी 8 मीटर. सो आप ऐसा बोल सकते हो कि वेवलेंथ इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल व्हिच रिपीट इटसेल्फ. So from 0 to 8, then after it will keep on repeating itself. Okay. एक बार एम्पलीट्यूड पता चल गया और वेवलेंथ पता चल गया तो फिर वो आपको कुछ फ्रीक्वेंसी देकर के स्पीड पूछ सकता है और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. सो ये अपना एक एग्जांपल होगा जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं और इससे पिछले वाले स्लाइड में आपने उनके टाइप्स और उस तरह की स्टोरी को भी समझ लिया. और ये याद रखना है कि साउंड वेव कैसा होता है. तो साउंड वेव आपका लॉन्गिट्यूडनल कैटेगरी का होता है, साउंड वेव आपका मैकेनिकल होता है, जबकि लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल होता है और ट्रांसवर्स होता है. लाइट को मैंने जैसे पहले बोला होगा शायद कि लाइट को पहले लोग लॉन्गिट्यूडनल मानते थे और एग्जाम में जो लॉन्गिट्यूडनल लगाते थे वो करेक्ट आंसर माना जाता था. फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि आपको पता है कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसने ये प्रूव किया कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है. लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है. किस फिनोमिना के थ्रू ये पता चलता है? ऑप्शन में आपसे देगा कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड ऑल दैट. तो पोलराइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट जिससे पता चला कि ये ट्रांसवर्स वेव है और उसके बाद से लाइट को फिर हम ट्रांसवर्स मानते हैं और क्योंकि ये प्रूव हुआ है तो इसलिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लाइट किस तरह का है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल. तो आप बोलोगे इसे ट्रांसवर्स, पोलराइजेशन हैज प्रूव्ड इट. गुड. सो ये लाइट के बारे में हो जाता है. साउंड के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं स्पेसिफिक आकर के साउंड वेव को लेकर के. साउंड वेव, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है और मीडियम में आप सॉलिड मीडियम दे सकते हो, लिक्विड मीडियम दे सकते हो और गैसियस मीडियम दे सकते हो. तो आप पाओगे कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो इस बात पर डिपेंड कर रही होती है कि मीडियम कैसा है. तो अगर आपको साउंड वेव की वेलोसिटी लिखनी हो तो कैसे दिखते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, और या वेलोसिटी को v लिखें न्यूमेरिकली कभी कैलकुलेट करना हो तो अंडर रूट b बाई रो लिखते हैं.
तो ये एक जनरल फॉर्मूला है और हम किसी भी लॉन्गिट्यूडनल की वेलोसिटी इस तरह से निकाल देते हैं। तो ये वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल वेव की है, साउंड की भी निकल आती है, जहाँ पर बी क्या है, बल्क मॉडुलस है, बी फॉर बल्क मॉडुलस। ये क्या होता है इसको बाद में हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे। रो डेंसिटी ऑफ मीडियम है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो अगर आपको मीडियम के बारे में पता हो तो उसकी वेलोसिटी बता सकते हो किस वेलोसिटी से चलेगा। लेकिन अगर हम गैस को, जो कि एयर है, जनरली साउंड हम कहाँ पर देखते हैं चलता हुआ, एयर पे देखते हैं, राइट। तो जब एयर पे साउंड ट्रैवल कर रहा होता है तो एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और अगर उसको हम आइडियल गैस मानते हैं तो if air is considered as ideal, if air is considered as ideal, तो अगर इसको हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं तो फिर इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है अंडर रूट पी बाई रो। सो इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, कई जनरली थ्योरेटिकल आते हैं कि यस सर इसमें लाप्लेस वाला करेक्शन नहीं लगेगा? हाँ, अभी इसके बाद फिर लाप्लास ने भी करेक्शन करा था तो फिर इसको लाप्लास का करेक्शन भी लगा देंगे। ये जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। पी बाई रो को अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा आर टी बाई एम, और ये न्यूटोनियन है, और इसको फिर लाप्लास करेक्ट करा देते हैं। तो लाप्लास करेक्शन के साथ अगर आप यूज करते हो तो v की जो वैल्यू आती है वो अंडर रूट गामा आर टी बाई एम आती है, और आप इसको अंडर रूट गामा पी बाई रो लिख सकते हो। ये गामा कौन सा है? ये गामा वो है जो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। रिमेम्बर थर्मोडायनेमिक्स का गामा सीपी बाई सीवी मोनोटॉमिक गैस के लिए कैलकुलेट किया था अलग से, डायटोमिक के लिए अलग से, पॉलीएटॉमिक के लिए अलग से। तो जो हम एयर के लिए गामा चूज करेंगे तो कितना चूज करेंगे? एयर को किस तरह की गैस कंसीडर करना अप्रोप्रिएट होगा, मोनोटॉमिक, डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक? और गामा का आप जानते हो 1 + 2/f होता है, f आपको पता चलेगा तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे कि एयर में क्या होता है, एयर में मेजॉरिटी इज नाइट्रोजन गैस। जब हम लोग एयर की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस डोमिनेंस में होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है। इन दोनों को मिला लो तो रफली 90% यही हो जाता है, और 99% भी हो जाता है, 99% के आसपास हो जाता है, ऑलमोस्ट यही है, ये आप बोल सकते हो मेजॉरिटी पे है। और ये दोनों गैस कैसी हैं? डायटोमिक गैस हैं। सिंस ये डायटोमिक गैस है तो हम एयर को डायटोमिक कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर आप कभी आपसे पूछे कि एयर के लिए गामा कितना है तो हम बोलेंगे एयर के लिए गामा आएगा 5, इसको रखोगे तो 7/5 दैट इज 1.4 आता है। सो इन केस अगर आपको यूज करना पड़े गामा की वैल्यू लाप्लास के करेक्शन के साथ में तो हम लोग कितना यूज करने वाले हैं? 1.4। और आपको याद होना चाहिए कि डायटोमिक गैस के लिए 1.4 आया था क्योंकि उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। सो और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डायटोमिक गैसेस से मिलकर के बना हुआ। अगर एक डायटोमिक गैस दूसरे डायटोमिक गैस के साथ मिलती है और अगर वो आपस में इंटरेक्शन नहीं करते, यानी कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं, तो पूरे मिक्सचर को भी हम डायटोमिक बोलते हैं। अंडरस्टूड? इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसपे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि जैसे आपसे बोलेगा चाहे ये न्यूटन का फॉर्मूला देखो या फिर ये लाप्लास का फॉर्मूला देखो, तो इससे आपसे पूछेगा कि जो वेलोसिटी है साउंड की एयर में वो किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो एयर का मिक्सचर तो फिक्स रहता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मेनली यही है, और तो इसके डायरेक्ट ये गामा की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर, यस प्रेशर बदलता है, डेंसिटी ऑफ एयर वो बदलती है, एम मॉलिक्यूलर मास जो एयर का है वो फिक्स रहता है, और आर कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर बदलता है। तो आपसे जो पूछ सकता है वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर आपने ये फॉर्मूला देख लिया और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर दीजिए और फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ऐसा बोलता है कि इफ प्रेशर is increased 4 times, then what happens to sound speed? साउंड की स्पीड का उस मीडियम पे क्या फर्क पड़ता है?
ऑप्शन डबल्स और 2 टाइम्स, दूसरा 4 टाइम्स, तीसरा है हाफ हो जाता है, चौथा है नो चेंज। और इसमें एक ब्रैकेट में एक चीज लिख देगा जो कि अंडरस्टूड है, मैं इसको क्लियर बोल देता हूँ। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए आपने प्रेशर को 4 टाइम किया, तो व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ साउंड? तो आप आंसर दोगे कि v की जो वैल्यू होती है अंडर रूट पी बाई रो होती है। प्रेशर आप 4 टाइम्स कर रहा हूँ, सभी ने ए आंसर दिया है, तो हम लोग चेक करते हैं। और इसमें एक ट्विस्ट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो प्रेशर 4 टाइम्स हुआ है, अच्छी बात है, और रिलेशन क्या है वो रिलेशन हमको पता है। आप लाप्लास का लोगे तो फिर यहाँ पे गामा लगा लोगे, हालांकि गामा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, जब कभी हम कंपैरिजन करते हैं ना तो हमको सारे क्वांटिटीज को वॉच करना होता है। गामा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब हम प्रेशर चेंज करते हैं ना एयर का, तो डेंसिटी जरूर बदलती है। तो जब तक हमको ये ना पता चले डेंसिटी कैसे बदल रही है तो हम डायरेक्टली डबल नहीं बोल सकते। तो डबल बोलना बहुत रिस्की जॉब है, क्योंकि अभी तक आपने केवल प्रेशर के वेरिएशन को देखा है, डेंसिटी के वेरिएशन को भी आपको वॉच करना चाहिए। और अगर आपने इक्वेशन देखा है तो वहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पी बाई रो होता है वो आर टी बाई एम के बराबर होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम बनता है। तो ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन है। पीवी इक्वल टू एनआरटी को डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया है। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, इजंट इट? आर बदलता नहीं है क्योंकि गैस कांस्टेंट है, एम बदलेगा नहीं क्योंकि वो एयर का मिक्सचर नहीं बदल रहा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है वही रहता है। तो पी बाई रो की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आप पाओगे कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया गया, ऐसा बोलेगा कि टेम्परेचर हैज बीन मेंटेन्ड कांस्टेंट। तो अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है तो पी बाई रो अपने आप में कांस्टेंट रहने वाला है। So that's a very important point. If T is constant, then P by rho is also a constant. इससे दो तरह के क्वेश्चन आप डील कर सकते हो कि अगर प्रेशर 4 टाइम किया गया तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा होगा। तो हम बोलेंगे डेंसिटी इज आल्सो बिकमिंग 4 टाइम्स, क्योंकि P बाई रो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अपना आंसर आना चाहिए डी ऑप्शन, देयर विल बी नो चेंज इन द स्पीड ऑफ साउंड इफ यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो नट सेल में पॉइंट ये है कि स्पीड ऑफ साउंड केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर और डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो प्रेशर और डेंसिटी चेंज करोगे, अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया देयर विल बी नो चेंज। सो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। कंक्लूजन इज दिस, V depends on temperature. Temperature only. Only का मतलब P और रो के कंपैरिजन में आप केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और अगर हम पूरा लिखना चाहें तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी भी लिख सकते हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है। हालांकि उसके लिए हम लोगों ने क्वांटिटी नहीं यूज की है, ऐसा आप लिख सकते हो कि इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी वही है, जो कि अगर नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं वही है, टेम्परेचर वही रहता है, तो फिर ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वो फॉर्मूला की वजह से आप गलत आंसर दे सकते हो अगर आपने उसको प्रॉपर नहीं समझा तो पी का रिलेशन देखने से साथ साथ आपको रो का रिलेशन देखना है और ये आइडियल गैस रिलेशन देखना है, फिर आपको क्लेम करना है।
ना फिर आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है, तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, सो दिस रिलेशन यू कैन थिंक ऑफ। सो आपसे पूछेगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, यू से यस। अगर आपसे बोलता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट p और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो क्या आप इसको करेक्ट बोलोगे या इनकरेक्ट बोलोगे? तो सेकेंड वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या v को हम क्लेम कर सकते हैं कि अंडर रूट p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें डेंसिटी का रोल आता है। यस, तो फर्स्ट कर सकते हैं, सेकंड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम टेम्परेचर वाला जरूर कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी का क्या इन्फ्लुएंस है? अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है देन स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, तो हाई ह्यूमिडिटी मींस हाई स्पीड, तो हाई ह्यूमिडिटी implies high speed of sound। फिर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि लाइक आप औरंगाबाद में पाए जाते हो और लेट्स से कि मुंबई और औरंगाबाद का टेम्परेचर बराबर रहता है, सारी सिचुएशन बराबर है, बाद में किस लोकेशन पर इस साउंड जो है वो फास्टर चलने वाला है? कीपिंग ऑल थिंग्स इक्वल, इन दो लोकेशंस में अगर कंपेयर किया जाए औरंगाबाद और मुंबई, तो किस लोकेशन पर आप पाओगे कि साउंड फास्टर होगा, जल्दी सुनाई देगा, तेजी से घूमेगा? तो अब लोकेशन से समझ में आ जाएगा कि मुंबई का नाम ले रहा है, इसका मतलब है वो ओशंस को, सीज को काउंट में ले रहा है और वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है क्योंकि ये एरिया रिलेटिवली ड्राई है और वो एरिया रिलेटिवली ह्यूमिड है, तो फिर वहां पर जल्दी सुनाई देता है। तो अगर दो दोस्त बात करेंगे तो वहां पर जल्दी कन्वर्सेशन हो जाएगा क्योंकि वहां पर साउंड फास्ट चलता है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है और रिलेटिवली स्लो चलता है। तो ह्यूमिडिटी से बेस पूछ सकता है, टेम्परेचर पर बेस पूछेगा। टेम्परेचर पर जनरली क्वेश्चन पूछता है कि इतने डिग्री पर इतनी वेलोसिटी है तो इतने डिग्री पर कितना होगा, तो फिर आपको क्या करना है, v1 by v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 by t2। माइंडेड यहाँ पर जो टेम्परेचर लिखेंगे वो केल्विन में लिखेंगे, ऐसा यूनिट में, डिग्रीज में नहीं। तो टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन क्योंकि ये डेल्टा टी नहीं यूज कर रहा है, ये टी यूज कर रहा है, तो केल्विन में लिख करके फिर अपना आंसर दे सकता हूँ। सो यहाँ से क्वेश्चंस उठने के चांसेस रहते हैं और ह्यूमिडिटी पर बेस्ड रहता है। प्रेशर डेंसिटी का कैसा रिलेशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके साथ साथ ये भी पूछता है कि लाइक साउंड एयर, ये तो मैंने एयर की स्टोरी बताई, अगर एयर ना हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपैरिजन हो, तो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट लाइकली पता होगा, तो किस पर स्पीड ज्यादा होती है? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, velocity of sound in liquid, let's say water, or velocity of sound in gas, let's say air। so इन तीनों में से किस मीडियम पर velocity of sound सबसे ज्यादा होती है? गैस पर, एयर पर, और गैस पर, सॉलिड पर, लिक्विड पर? तो आपको पता है, गुड। सो अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद रख लीजिए, सॉलिड पे सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड पे सबसे बीच की होती है और गैस पे सबसे कम होती है। तो और इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये जो जनरल फॉर्मूला है, स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला बताया था, ये स्टार्टिंग में हमने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, अंडर रूट बी बाई रो। सो ये वेलोसिटी किसी भी मीडियम पे बताने के लिए रेडी है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या फिर गैस हो। तो उसके लिए हमको मीडियम का बल्क मॉडुलस चाहिए होता है और मीडियम की डेंसिटी चाहिए होती है, दोनों का रेशियो चाहिए होता है। और ये पाया जाता है कि सॉलिड के लिए जो ये रेशियो होता है वो ज्यादा होता है, लिक्विड के लिए कम होता है और गैसेस के लिए और भी कम होता है। इसलिए हम तीनों को कंपेयर कर पाते हैं। जब हम गैस पर आते हैं तो फिर ये न्यूटन इक्वेशन बनाते हैं और लाप्लास के करेक्शन के बाद इस पे गामा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और गामा कौन सा गामा है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये साउंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे और इन्हीं का एप्लीकेशन भी पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टफ पेपर बनाते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी क्या आती है। तो स्ट्रिंग वेव के बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ। स्ट्रिंग वेव में अगर आपको वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी, तो इसका कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो, t/μ।
अगर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में कोई पल्स चल रहा है, कोई पल्सेस का कलेक्शन चल रहा है, तो उनकी स्पीड कितनी होगी, उसके लिए आप अंडर रूट टी बाई म्यू लगाओगे, जहाँ पर टी क्या होगा, ये टेंशन है, टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो एफबीडी बना करके या फिर जो भी स्टोरी चल रही होगी, और म्यू क्या है, म्यू इज अ मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। जनरली उसको गामा से लिखते थे, लेकिन यहाँ पे गामा टर्म इसलिए नहीं यूज करते कि गामा का मतलब वेवलेंथ होता है, तो उसको म्यू वर्ड यूज किया गया और म्यू लेटर यूज किया गया। तो टी बाई म्यू से हम बता सकते हैं इन केस नीड अराइजेस कि स्ट्रिंग में वेव वेलोसिटी कितनी जा रही है। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, इसके डेरिवेशन हम लोग बाद में करने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा सा और डीप पे जाएगा तो आपसे सुपर पोजिशन पूछ सकता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा वेव्स हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, जैसे एक से ज्यादा पार्टिकल एक साथ मिलते हैं तो कोलिजन होता है। So let's say two particles are coming together, that means they are interacting, they are meeting, so that phenomena is known as collision. लेकिन अगर एक से ज्यादा वेव एक ही साथ एक ही टाइम पे मिलेंगे तो उसको हम कोलिजन नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो जब मल्टीपल वेव्स एक साथ एक ही लोकेशन पर होते हैं, तो लेट्स से एक वेव y1 है, दूसरा वेव y2 है, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये रिजल्टेंट वेव हो जाती है। तो अगर आपको वेव इक्वेशन पता हो, y1 पता हो, y2 पता हो, तो रिजल्टेंट वेव क्या होती है, y1 प्लस y2, दैट्स व्हाट कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अगर 3 होंगी तो हम y1 प्लस y2 प्लस y3 करेंगे, 4 होगी तो इस तरह से हम वेव इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो वेव इक्वेशन को ऐड करके हम सुपरपोजिशन की बात कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि कैसे इसको सुपरपोजिशन किया जाता है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप डील कर पाओगे। तो ऐसा बोलेगा कि लेट्स से एक y1 है, y1 की वैल्यू आपको दी गई है 5 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और एक y2 है जिसकी वैल्यू दी गई है लेट्स से 5 या फिर कोई और नंबर, तो हम यहाँ पे 5 यूज कर लेते हैं, 5 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। सपोज कर लीजिए ये दिया गया, दो वेव्स हैं और आपसे बोलता है कि ये दोनों वेव सुपरपोज करते हैं, दैट मीन्स एक साथ एक ही जगह पर मिलते हैं, तो रिजल्टेंट वेव क्या आएगी। तो रिजल्टेंट वेव आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत सिंपल पूछेगा, दैट मीन्स सिंपल का मतलब क्या है, साइन के अंदर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखा होगा, बस एक टर्म एक्स्ट्रा लगा होगा, वो यहाँ पर भी हो सकता है या फिर यहाँ पर भी हो सकता है। बाकी सारा कुछ वही चलेगा। और ये एम्पलीट्यूड्स हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर A1 A2 मानते हैं तो ये A1 की वैल्यू बता रहा है और ये A2 की वैल्यू बता रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड हम बता सकते हैं कि वो भी 5 का है, ये भी 5 का है। रिजल्टेंट वेव कैसे कैलकुलेट करना होता है, आपको करना होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ना, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो जो आएगा वो रिजल्टेंट आएगा। फिर आपसे ये पूछेगा जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड बताइए। अच्छा, इसको जब ऐड करोगे तो आपको ये और ये पता चल जाएंगे, फिर उनको ऐड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो आइडिया क्या होता है कि इसका जो रिजल्टेंट आता है वो इसी तरह का आएगा, a साइन, बाकी जो नंबर है वही आएगा kx माइनस ओमेगा टी प्लस कुछ और आएगा, ये कुछ और पता करना होता है। जब कभी हमको रिजल्टेंट पता करना होता है तो दो लेटर्स की जरूरत पड़ती है, एक तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की और दूसरा यहाँ पर जो इनिशियल फेज आएगा रिजल्टेंट का वो पता करना होता है। अगर ये दो नंबर पता चल गए तो हमको टोटल पता चल जाता है। माइंड इट कि अगर हमने y1 प्लस y2 लिखा तो हमको इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री और इन साइन और कॉस को इन्वॉल्व करेगा, और उसके बावजूद भी सिंप्लीफाइड लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम ऑलरेडी मान लेते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो ये आने वाला है। अब इस आंसर, और ये होता है कि हम इस तरह से साइनोसॉइडल, साइन और साइन का रिजल्ट हमेशा साइन या कॉस के टर्म में आता है, तो ये साइन और कॉस के टर्म में लिख लेते हैं। अब अपना पर्पस क्या होगा, एग्जाम में क्या पूछेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताइए, मोस्टली यही पूछने वाले हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको पहला एम्पलीट्यूड पकड़ना होगा और ये जो नंबर है उसको रेफरेंस मानना होगा। तो हम रेफरेंस x डायरेक्शन मान लेते हैं, तो ये हमारे लिए A1 है, फर्स्ट एम्पलीट्यूड है। इसके बाद दूसरे का एम्पलीट्यूड पकड़ेंगे जो कि A2 है, दोनों को वेक्टर बना करके ऐड करेंगे। सो A1 विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, A2 विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर। अब दो वेक्टर को अगर हमको ऐड करना है, इनको हम लोग टेक्निकली फेजर कहते हैं, फेजर।
सो ये देखना होगा Sir, कि दोनों यस can you repeat what you said? You got muted. मैं फिर से बोल देता हूँ. It's like कि ओके एनीवे फर्स्ट जो एम्पलीट्यूड है उसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मान के चलेंगे, सेकंड एम्पलीट्यूड है उसको मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मान के चलेंगे और दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो उससे जो आंसर आएगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है. और इनको हम वेक्टर टर्म यूज कर रहे हैं लूज सेंस में, एक्चुअल सेंस में इसको हम फेजर कहते हैं. नाउ A1 को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया तो हम फर्स्ट को किसी एक को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे. उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट का टोटल फेज ये है और सेकंड का टोटल फेज ये है. इसको आप phi1 पकड़ लो और इसको phi2 पकड़ लो टोटल फेज. इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस. तो फेज डिफरेंस पता करेंगे. तो फेज डिफरेंस आता है फेज डिफरेंस. अगर फेज डिफरेंस को हम फाई लिखते हैं तो ये phi2 माइनस phi1 या phi1 माइनस phi2 आप कर लोगे. जब आप दोनों को डिफरेंस करोगे तो आपको π/3 मिलेगा. π/3 बोले तो 60 डिग्री, isn't it? तो सेकेंड वेक्टर को आपको 60 डिग्री पे बनाना है फर्स्ट वेक्टर के कंपैरिजन में. अगर यहाँ पर प्लस था तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यानी सेकेंड वेक्टर को हम ऐसा ड्रॉ करेंगे कि जो कि 60 डिग्री पर होगा और ये A2 हो जाएगा. इन केस अगर आपको ये समझ में आता है तो हम लोग दो वेक्टर को डिजाइन कर चुके हैं. अब इन दो वेक्टर को हम इजीली यूज करके इनका रिजल्टेंट बता सकते हैं. कोई अगर आपसे पूछता है कि इनका रिजल्टेंट कितना है कब बताइए, तो हमारे पास दो वेक्टर हैं और इनका रिजल्टेंट निकालना अपने को आता है. कैसे बोलेंगे कि जो A आएगा सो A विल बी अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 cos phi. फाइंड द फेज डिफरेंस. फाइंड द फेज डिफरेंस. दो वेक्टर के इसमें हम इजीली कर सकते हैं. मल्टीपल वेक्टर्स होंगे तो क्या करेंगे, सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबके वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट पे उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं. जनरली आपसे दो वेक्टर तक जाएगा, उसके बियॉन्ड कभी नहीं जाने वाला है इस एग्जाम में. तो दो वेक्टर्स के लिए आप बोलोगे A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 5 है, तो आपको A की वैल्यू पता चल जाएगी. A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 इंटू 5 स्क्वायर cos 60 इज हाफ. ये 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा. सो अब बोलोगे जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड जाएगा 5√3. अगर एक वेव ये आपके पास, दूसरा ये, सुपरपोज करेंगे तो एम्पलीट्यूड इतना चला जाएगा. रिजल्टेंट दिखाना चाहोगे तो रिजल्टेंट आपका इधर चला जाएगा, दैट्स ए. ये एंगल पता करना चाहोगे 30 हो जाएगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं. सिंस ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं 30 है तो ये जो 30 है वो डेल आ गया. डेल मतलब ये वाला. तो आपको फेज इनिशियल फेज भी पता चल गया और ए भी पता चल गया. तो फेजर डायग्राम से हम उसका इनिशियल फेज और एम्पलीट्यूड बता सकते हैं. आपको क्या लर्न करना है इसमें आपको जो लर्न करना वो ये है कि हाउ टू गेट द एम्पलीट्यूड. इन केस वो आपसे पूछते हैं तो आप उसका एम्पलीट्यूड बता सकते हो. इस पे कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ और उसका आप आंसर दे दीजिए, अपना काम हो जाएगा. फिर इसके बाद हम आपको बीट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं. Any doubt on this? How to get resultant amplitude due to superposition? Okay. Otherwise ये recorded है तो उसमें आपको recording सुनने से पता चल जाएगा. मैं एग्जांपल देता आपको. Let's say कि y1 आपको पता है, y1 is 4 sin kx minus omega t और y2 is 4 cos kx minus omega t. Find resultant amplitude. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. या फिर ऐसा बोल सकता है कि सुपरपोजिशन की वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो बताइए. मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ एंड यू कैन ट्राई दैट. पहला है 4, दूसरा है 4√2, तीसरा है 4√3, चौथा है 4/√2. So these are the options.
ओके, कई लोगों ने बी ऑप्शन दिया, तो क्या करना होता है? गुड। तो ये साइन वाला टर्म था, तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करके कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो y2 है दैट इज गोइंग टू बी 4 sin kx minus omega t प्लस पाई बाई 2। सो सभी को एक ही टर्म में ले जाना होता है, चाहे वो साइन हो या फिर कॉस हो या कोई भी हो। तो दोनों साइन साइन रखो या फिर दोनों कॉस कॉस रखो। फेस डिफरेंस कितना समझ में आ गया? पाई बाई 2। तो एक आपका अगर इधर 4 जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा 4, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दिस एंटी क्लॉकवाइज पे जाएगा। तो रिजल्टेंट आपका यहाँ पर होगा। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बिकम 4√2। और अगर आपसे डेल पूछता है तो डेल बता सकते हो 45 डिग्री। और अगर इक्वेशन बताना चाहे तो इक्वेशन में सिर्फ पाई बाय 4 लगाएंगे। यस। सो अगर आप साइन लिखते हो तो प्लस पाई बाय 4 लगाओगे, दैट विल बी मच बेटर। सो साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं साइन वाला इधर रेफरेंस लिया है तो फिर प्लस लगा देता हूँ। Sin 90 plus theta is cos theta, right? So sin 90 minus theta. Sin 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो फिर इशू बन जाएगा, फिर ये सारा नंबर 90 पे चला माइनस पे चला जाएगा। आपको इस वाले टर्म को नहीं बदलना है, kx माइनस ओमेगा टी को वही रखना है। सर पर बाद में सर तो माइनस फिर का ऊपर वाले साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हो। साइन को आप कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, वो मल्टीपल चीजें मिलती हैं, लेकिन आपका हो सकता है वो भी जस्टिफाइड हो जाए। तो कई बार होता है कि मल्टीपल चीजें इसको करेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है तो उसके इसमें आप ये लिखोगे और ये आप करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसको आप कॉस में ले जाना अगर आप इसको कॉस में भी ले जाना चाहोगे, आपको केयरफुल रहना है। अगर आप इसको कॉस में लिखते हो ना, तो कॉस पे क्या लिखोगे? kx माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हो। ऐसा भी चलेगा और ऐसा भी चलेगा। तो अगर आपने पहले जो मैंने किया है तो उसके हिसाब से क्या क्या आंसर दे सकते हो? रिजल्टेंट का आंसर जो आएगा y1 प्लस y2, इसके दो आंसर बन सकते हैं। यह बनेगा 4 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। इधर आप ये दीजिए या फिर आप ये दीजिए cos kx माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। दोनों में से जमेगा, लेकिन मिक्स नहीं जमेगा। मतलब cos के साथ यहाँ पे प्लस नहीं लगा सकते हो और साइन के साथ यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते हो। It's a little bit this ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है उसका ख्याल रखने का। हाँ, तो एनीवे तो ये आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप डील कर पाओगे। सो ये आपका हो गया वेव उससे रिलेटेड स्टोरी। बहुत सारी स्टोरीज मैंने डिटेल में बोल दी हैं और इससे बियॉन्ड नहीं जाने वाला है। इसके बाद में जनरली आपसे वो बीट्स के बारे में पूछता है कि नंबर ऑफ बीट्स कितनी होंगी, और ये स्टेशनरी वेव के बारे में। तो मैं आपको ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ। स्टेशनरी वेव, और इसको स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्रोपगेटिंग वेव थी। प्रोपगेटिंग मींस जो मूव कर रही थी, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहे थे। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे नहीं जाते, वहीं पर वाइब्रेट करते हैं। तो स्टैंडिंग वेव कब बनता है? इसको क्रिएट करने के लिए आपको आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ला करके सुपरपोज कराना होता है। सो ये तभी बनता है व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स superpose while traveling in opposite direction। तो अगर दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और एक दूसरे पर सुपरपोज करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो स्टैंडिंग वेव क्रिएट करता है। अगर सुपरपोजिशन आपको समझ में आया तो हम लिखेंगे A1, और एम्पलीट्यूड भी सेम लोगे तो आप A लिख सकते हो, A sin kx माइनस ओमेगा टी। एक तो ये वेव हो गया। फिर दूसरा y2 A sin, आइडेंटिकल लेना है, kx प्लस ओमेगा टी। वाई आई टू प्लस आपको समझ में आ गया कि अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, और आइडेंटिकल के लिए सबका k वही है, a वही है, ओमेगा वही है, सब कुछ वही है। सो इनको जब सुपरपोज कराओगे तो सुपरपोजिशन आएगा y1 प्लस y2। जब इनका y1 प्लस y2 करोगे और ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो ये बन जाएगा 2a sin
kx cos ओमेगा t। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो। इसमें साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, एडजस्ट कीजिए, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, जिसमें ये जो बनेगा ये एम्पलीट्यूड बनेगा और ये ओमेगा टी अलग हो जाएगा। तो साइन का फंक्शन अलग हो जाता है, एक्स का फंक्शन अलग हो जाता है, टाइम का फंक्शन अलग हो जाता है। कई बार आपसे पूछ सकता है व्हाट इज स्टैंडिंग वेव, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड। तो इस तरह से हम स्टैंडिंग वेव को दिखाते हैं, ट्वाइस ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो दैट्स कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। अब ये प्रोपगेटिंग वेव नहीं है। स्टैंडिंग का वेव का मतलब हुआ इसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है और ना ही मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट पार्टिकल्स अपनी लोकेशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड ए होते हैं तो इसका सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड होता है वो ट्वाइस से होता है, या एम्पलीट्यूड जो होता है वो ट्वाइस से हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका ख्याल रखना है। उसका डेरिवेशन आप इजीली कर सकते हो एडिशन करने के बाद। और ये साइन ये स्टैंडिंग वेव या ट्रैवलिंग वेव, ये स्टेशनरी वेव कहलाती है। अच्छा, इस पे जो एम्पलीट्यूड है ना, ये पूरा एम्पलीट्यूड कहलाता है। और ये फिर बोल लो कि ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है। तो कुछ लोकेशन होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, कुछ लोकेशन होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ट्वाइस है, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0, क्योंकि साइन अगर 0 हो गया तो वो 0 हो जाता है। तो हर लोकेशन पर अलग अलग होता है। तो अगर मैं इस तरह से पिक्चर बना दूं और ये एक्स एक्सिस को शो करते हैं, और लेट से x इक्वल टू 0 है, 0 के आगे की स्टोरी देखते हैं, तो x इक्वल टू 0 पर कितना एम्पलीट्यूड आएगा, x इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन का टर्म 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और टर्म आएगा जहां पर ये एम्पलीट्यूड 0 होगा, तो जहां पर 0 होता है उसको नोड कहते हैं। तो फिर एक और नोड मिलेगा, फिर एक और नोड मिलेगा, फिर एक और नोड मिलेगा। सो n का मतलब हुआ नोड। नोड मीन्स जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाए। और इन नोड्स के बीच में एंटी नोड्स बनते हैं। तो इसके फिगर कैसे बनाते हैं, ये ऐसा ऊपर तक जाएगा, फिर 0 चला जाएगा, फिर नीचे तक जाएगा, फिर 0 चला जाएगा। तो अगर पिक्चर कभी पूछेगा तो आप ऐसे बना सकते हो। ये अप साइड डाउन साइड दोनों साइड दिखाते हैं। तो इस तरह से लूप्स बनती हैं। तो जनरली वो लूप बना करके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बता सकता है कि क्या बनते हैं। तो ऐसे इस तरह से नोड्स बनते हैं। और हर दो नोड्स के बीच में एग्जैक्टली बीच में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसको एंटी नोड बोलते हैं। एंटी नोड, एंटी नोड की वैल्यू कितनी होती है, ट्वाइस है। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज ट्वाइस है। फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, इस तरह से बनता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्टैंडिंग वेव में नोड और नोड के बीच का गैप कितना होता है, या फिर एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का गैप कितना होता है, या फिर नोड और एंटी नोड के बीच का गैप कितना होता है। तो ये अपने को समझना है। तो ये मैं बता देता हूँ, आप इसको याद रख लीजिए। सो नोड और नोड के बीच का जो गैप होता है वो λ/2 होता है। और एंटी नोड और नोड के बीच का गैप देखोगे तो λ/4 हो जाएगा। और इसको इस पे रख करके आप जस्टिफाई कर सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा। सो λ/2 नोड और नोड के बीच का गैप होता है। यानी पहला अगर नोड आपको x इक्वल टू 0 पर मिला है, x इक्वल टू 0 पर मिला है, तो फिर अगला कब मिलेगा, x इज इक्वल टू λ/2 पर। नेक्स्ट कब मिलेगा, x इक्वल टू λ पर। फिर कितने पर मिलेगा, 3 λ/2 पर। ये कहाँ से आ रहा है, ये साइन को 0 करने से। साइन के x को जब आप 0 करोगे तो k 2π/λ होता है। तो अगर हमने λ की जगह x की जगह λ/2 रख दिया तो ये साइन पाई बन जाएगा, तो जो कि 0 बन जाएगा। तो एंटी नोड एंड एंटी नोड के बीच का सेपरेशन λ/2, नोड और एंटी नोड के कंसेक्यूटिव सेपरेशन λ/4। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टैंडिंग वेव के लिए, वो आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि स्टैंडिंग वेव इक्वेशन क्या होती है, ये बता दीजिए। दूसरा ये पूछ सकता है कि उसमें एंटी नोड और नोड किस तरह से रहते हैं, वो बता दीजिए। ठीक है। एंड एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, इट विल टेक 5 मोर मिनट्स। इसके बाद ये डन हो जाएगा। बीट्स और बीट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं आपसे। कॉस ओमेगा टी क्या बताता है, उस पर और डिटेल में आप डिग करोगे तो आगे हम लोग चलेंगे। कॉस ओमेगा टी बताता है टाइम के साथ पार्टिकल कैसे चल रहा है। तो सपोज कर लीजिए एक पार्टिकल हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर दूं। जैसे ये कोई लोकेशन है, इस पार्टिकल को आप जानना चाहते हो, तो ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इधर यहाँ तक जाएगा, और ये टाइम के साथ कब ऊपर होगा कब नीचे होगा, किस तरह से ऊपर नीचे चल रहा है, वो कॉस ओमेगा टी बताता है। कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा वो ये एम्पलीट्यूड बताता है। सो एम्पलीट्यूड लोकेशन बेस्ड होता है, यानी x बता दिया आपने तो वो बताएगा कि कितना एम्पलीट्यूड जा सकता है। सो दैट्स द फर्स्ट टर्म। एंड हाउ इट इज बिहेविंग ओवर द टाइम, दैट इज cos ओमेगा t सेइंग।
तो इसका मतलब सारे पार्टिकल एक साथ चलते हैं क्योंकि सभी के साथ cos ओमेगा टी है। सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन पर होंगे, सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे, लेकिन कौन कितना ऊपर जाएगा वो अलग अलग स्टोरी है। जैसे ये नोड पॉइंट है वो बिल्कुल नहीं हिलेंगे, और जो बीच वाले पॉइंट्स है वो 2a तक ऊपर जाएंगे, है ना, और 2a तक ऊपर जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, उसका एम्पलीट्यूड 2a है। ये पिक्चर को मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। और कुछ पार्टिकल्स किसी और a तक ऊपर जाएंगे, तो लेकिन एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे आएंगे, वो cos ओमेगा t बता रहा है। दैट मींस हाउ दे आर बिहेविंग ओवर द टाइम। x is deciding how much they are going upside and how much they are going to downside depending upon what is x. बीट्स क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी। तो वो आपसे जनरली पूछेगा कि बीट फ्रीक्वेंसी बताइए, तो हम बोलेंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अगर बीट फ्रीक्वेंसी को हम एफ बी लिखें, बी फॉर बीट, तो F1 माइनस F2। सो जब दो फ्रीक्वेंसीज जो कि स्लाइटली डिफरेंट होती हैं वो सुपरपोज करते हैं तो बीट्स मिलती हैं। बीट्स इज व्हाट कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं। यानी जब दो साउंड आपस में मिलते हैं तो कई बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, तो वो पीरियोडिक वे पे बढ़ते हैं। तो इंटेंसिटी के वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट्स कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। और आपको निकालना कैसे है? एक F1 देगा, एक F2 देगा, और आपसे पूछेगा बताइए हाउ मच बीट फ्रीक्वेंसी है, तो आप उसको इजीली बता सकते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ऐसा बोलेगा टू साउंड्स, ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, टू साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज एंड 256 हर्ट्ज undergo superposition. Find number of beats produced per second. जो हम लोग number of beats per second बोलते हैं, that's called beat frequency. So frequency is what? Anything or any cycle that occurs per unit time. So how many number of cycles or how many number of beats that are being produced per second. तो अपने को आंसर देने के लिए बस यही करना होगा कि बीट की फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी F1 minus F2. So 256 minus 250 that means answer is 6 hertz. चार ऑप्शन होंगे, एक 6 hertz होगा, उसको आप मार्क कर दोगे, वो करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर क्लास में हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे एंड वी विल लर्न हाउ इट इज कमिंग, उसको देखेंगे। बट अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। जब कोई वेव आता है तो वेव से रिलेटेड एक और टर्म होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी को आई से लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसको आप याद रख लीजिए। तो कभी आपको एम्पलीट्यूड पता हो, कभी आपको एम्पलीट्यूड पता हो, तो आप इंटेंसिटी का स्क्वायर बता सकते हो। I1 अपॉन I2 बोलना हो तो आप बोलोगे A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। सो दो इंटेंसिटीज का रेशियो आपसे पूछता है, उनके एम्पलीट्यूड्स दिए होते हैं, तो फिर आप ये लिखोगे। फिर अगर आपसे बोलता है कि सुपरपोजिशन में आई मैक्स कितना हो, आई मैक्स अपॉन आई मिन अगर पूछना लगे मैक्सिमम और मिनिमम का, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको बोलना होगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसको भी याद रख लीजिए। सो अगर कभी आपसे बोलता है कि दो वेव्स हैं आपस में सुपरपोज करते हैं और एक का एम्पलीट्यूड पर्टिकुलर है A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताइए। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हम दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड कर देते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलता है। आप जानते हो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो A1 प्लस A2 हो जाता है। तो अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मिनिमम के लिए अपोजिट होगा तो A1 माइनस A2 हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इवन IIT JEE में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, KVPY में भी पूछा जा सकता है। और इंडिविजुअल का पूछेगा तो आप एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो बोलोगे और इंटेंसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये भी याद रखोगे। तो इस तरह से आपसे इंटेंसिटी से रिलेटेड, बीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा जो कि वेव से रिलेटेड है, वो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स का जहाँ तक बात है, उसके लिए जो वीडियोस थे उसको मैं अलग प्लेलिस्ट बना करके फिर से डाल देता हूँ, उसको आप जरूर वॉच कर लीजिए। 2 वीडियोस काफ़ी हैं जिसमें आप ये जानते हो कि न्यूक्लियर फिजिक्स किस तरह से बिहेव करता है। सो
दिस इज ऑल फॉर द डे। काफी टाइम भी हो गया, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन वाइंड इट अप। सर यस सर मेरे को बस इतना ही जानना था कि बीटा रेडिएशन क्या रहता प्लीज थोड़ा सा लाउड हो जाओ कि साउंड काफी कम आ रहा है। है। सर व्हाट इज बीटा रेडिएशन? बीटा रेडिएशन रेडिएशन इमिशन, यस सर। रेडिएशन या एमिशन पूछेगा। हाँ, कई बार रेडिएशन वर्ड भी यूज कर लेता है, एमिशन वर्ड भी यूज कर लेता है, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। हाँ, उस पे मैंने आपको बताया रेडिएशंस में अल्फा और बीटा और गामा होते हैं। अल्फा होता है 2se4, बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, तो बीटा सिंपली मींस इलेक्ट्रॉन। और बीटा के साथ साथ कई बार वो बीटा माइनस बोलता है, तो बीटा माइनस और बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। कई बार वो बीटा प्लस बोलता है, तो उसका मतलब पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है, तो इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। और गामा एनर्जी होती है। सो बीटा रेडिएशन या बीटा एमिशन बोले, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या होता है वो आप जानते हो। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, इलेक्ट्रॉन का जो -1 और 0 होता है। ये ए वैल्यू है, ये जेड वैल्यू है उसका, सो दैट्स कॉल्ड बीटा। अंडरस्टूड? और किसी से Sir? निकल रहा हो? यस सर क्वेश्चन वाज देयर दैट जो बीटा रहता वो मेटल की कहाँ से निकलता रेडिएशन? न्यूक्लियस से क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स? देखो, एक फिनोमिना होता है, वो डिपेंड कर रहा होगा कि कहाँ से आ रहा है। मेटल का जो आप नाम दे रहे हो, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि क्या, अगर लाइट डालने के बाद कहाँ से निकल रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे उसके सरफेस से आ रहा होता है। और अगर वो डिसइंटीग्रेशन से कुछ हो रहा है, तो फिर उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकलते हैं। पहले आउटर वाले निकलते हैं, फिर उसके बाद इनसाइड। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आउटर सेल में जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि आपने इसको रिकॉल कराया। अगर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा कुछ बोलता है, तो ये मेटल पे चल रहा होता है, क्योंकि आपने मेटल वर्ड यूज किया है, तो मोस्ट लाइकली वो इसी को इंडिकेट कर रहा होगा, बाकी इंफॉर्मेशन देगा। अगर आपने इस पे लाइट को इंट्रोड्यूस किया, लाइट क्या होता है? फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स पार्टिकल होते हैं, हम लोग फोटोन के बारे में कुछ बात कर चुके हैं। सो इस ये क्या करता है कि जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको बाहर निकाल देते हैं। So electrons come out of a metal when the light is incident on the metal. That's a very great phenomena, and this phenomena is called as a photoelectric effect. So ये metal पर जब हम light introduce कराते हैं, तो electrons बाहर निकल आते हैं। That's called photoelectric electrons। और ये electrons orbiting loose electrons जो होते हैं, आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आपको एटम स्ट्रक्चर याद रखना होगा। न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उसके बाद जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं, बाहर कुछ लूजली बाउंड होते हैं। अगर जब रिएक्शंस हो रही होती हैं, जैसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि किसी मेटल से या किसी में रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन डिके हुआ है, तो फिर उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होती है। तो उसमें क्या हो रहा होता है? जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। तो यहाँ पर जो ये 3-4 प्रोसेसेस बताई हैं, जिसको डिके कहते हैं, न्यूक्लियस डिके। अगर वो डिके होकर क्या आ रहा है, तो न्यूक्लियस से आ रहा है। अगर इस तरह से निकल रहा लाइट के इंट्रोडक्शन से, तो सरफेस से आ रहा है और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है। वो क्वेश्चन को देख करके आप बता दोगे। और अगर आपसे पूछता है कि क्या न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोलोगे नहीं, न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उसकी वजह से फिर ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। और बाकी मैंने आपको बताया, इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, फिर एनर्जी निकलती है। ये सारी स्टोरी आपको याद रखना है। सर Yes. सर वो क्वेश्चन था कि द बीटा पार्टिकल्स ऑफ अ रेडियोएक्टिव मेटल ओरिजिनेट फ्रॉम, और आंसर दिया है कि न्यूक्लियस ऑफ द मेटल एटम। या वो न्यूक्लियस से उसने क्या बोला है कि रेडियो एक्टिव। तो ये जो प्रोसेस है वो रेडियो एक्टिव डिके है, रेडियो एक्टिव डिके।
तो जब रेडियो एक्टिव डिके वर्ड यूज करेगा तो फिर रेडियो एक्टिव में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नहीं कर सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। तो ये सारी स्टोरी कहाँ चल रही है? न्यूक्लियस में चल रही है। तो उसने रेडियो एक्टिव वर्ड यूज किया है तो आप बोलोगे न्यूक्लियस से निकला है। फोटो इलेक्ट्रिक या लाइट का इंसिडेंट वाली बात की है तो फिर बोलोगे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से आया, बाहर से आया। Are you getting the point? Yes, sir. Okay. Anything Sir, else? and one more question, sir. Yeah. Sir, they are asking methane is a greenhouse gas because options are it absorbs longer wavelength of electromagnetic spectrum while transmitting shorter wavelength. It absorbs shorter. ओके जो पहला आपने बोला, देखो क्या था, मैं आपको पूरा आइडिया दे देता हूँ, आप उससे आंसर निकालोगे कि ये अर्थ है, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से लिंक है बट काम का है और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एनर्जी से। सन से जो लाइट आती है, सन रे, उसको अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और अर्थ एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस को देता है और इसको फिर मीथेन गैस जो है वो एब्जॉर्ब करती है और इसके बाद में ये इसको फिर से री इमिट करती है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं कि देखो कैसे समझ पाओगे कि शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का मतलब क्या होता है। जो एनर्जी होती है ना वो SC/λ होती है, आप यहाँ से टेक्निकली लिंक कर सकते हो। जब वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो एनर्जी वो ज्यादा होगी और अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। तो शॉर्ट वेव्स आर डेंजरस, तो अगर शॉर्ट वेव आएगा तो मोर एनर्जी निकलेगी। तो जो मीथेन होता है या फिर जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होंगी वो क्या करती होंगी कि वो जो रेडिएशन दे रही होंगी वो शॉर्ट वेव का दे रही होंगी। That means more heat they are producing. That's why the global warming is taking place. Greenhouse gas उस कैटेगरी में उनको रखते हैं। और कौन सा ऑब्जॉर्व कर रहे होंगे? लॉन्ग वेव, maybe like directly or maybe like indirectly. Are you getting this? So greenhouse gas means they're causing the global warming. That means they are increasing the more temperature. That means they are emitting more energy. And if they are emitting more energy, that means they are emitting short wave radiations, while absorbing the long wave radiations which was having little energy, and they're increasing the energy level. Are you getting? So use this then carbon monoxide also does the same. All the greenhouse gases, all greenhouse gases do the same thing. That's why they are dangerous for the environment. Sir. Yes. So there is one more question, sir. Yes. Sir, it was given that the refractive index of a glass slab is variable. This is given mu equals to √1 plus e raised to power x by d, and then it's given that the value of displacement of the light ray with respect to original. How it is incident वो आपको बताएगा, तो चलेगा। मैं उसका आइडिया दे देता हूँ। ये NC इसमें आपको KVPY में पूछना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को ज़्यादा यूज़ करता है, बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको आइडिया ज़रूर दे सकता हूँ। लेट्स से कि एक लाइट रे फॉल कर रही है, अब वो आपको बताएगा वो लाइट रे कैसे फॉल करेगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है यहाँ पर जो म्यू दिया गया है, और वो म्यू आपने कुछ बोला है पावर आवर में दिया गया, ये फंक्शन ऑफ एक्स और समथिंग लाइक है ना, वेरिएबल होगा। तो वो दो तरह से बोलेगा, वो इस तरह से फिर लाइट रे को नहीं देगा, फिर ऐसा बोलेगा कि लाइट रे बिल्कुल इस तरह से आ रही है, टच करते हुए ऑलमोस्ट 0 एंगल पर आ रही है या किसी थीटा एंगल पर आ रही है। तो मैं थीटा एंगल पर लेकर के आपको एक इक्वेशन बना के दे देता हूँ, ठीक है सर? 0 पे आ रही थी क्वेश्चन। हाँ वो कुछ ऐसा, 0 फ्रॉम सरफेस और नॉर्मल। सर फ्रॉम नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल से 0 नहीं बोलेगा, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो वो सीधा चला जाएगा। सर पर वही दैट वाज द ओनली डाउट सर आई हैड, बिकॉज उसने दिया है कि द लाइट रे इज मूविंग एज अ ग्राफ ऑफ ln(x). हाँ वो कैसे सिंपलीफाई करते हैं वो हम बता देंगे। उसने ये फंक्शन ऑफ x दिया होगा, ऐसा है कुछ, ये x इक्वल टू 0 पे फॉल कर रहा होगा। सर म्यू इक्वल्स टू √1 plus e raised to power
x by d e raised to power x by d divided by d, and where d is the distance of the glass, like the thickness of the glass slab. ओके ओके ओके, ठीक है, चलता है। ऐसा भी दे सकते हैं आपको, कोई नॉट एन इशू। अपने को क्या करना होगा बताते क्या कि स्नेल्स लॉ लगाना होगा। ये फिर बोलेगा इधर एयर है ना, और ये म्यू है। आप ऐसा बोलोगे, सपोज कर लो कि वो ऐसा जा रहा था, ये डेंसर है, तो डेंसर में नॉर्मल की तरफ झुकता है। हालांकि वो नॉर्मल से 0 बना रहा है, तो कैसे चलेगा? वो उसको 90 बोलना चाहिए था यार। अब समझ रहे हो मैं क्या, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो इंसिडेंट वाला है वो, वरना स्नेल्स लॉ लगाओगे साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, तो फिर स्नेल्स लॉ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन आप एक बार फिर रीड कर लीजिए। और जनरल आइडिया ये है कि अगर मान लीजिए किसी थीटा पर है, जनरली वो ऐसा बोलेगा ग्रेस करता है, बिल्कुल 0 पर आता है, 0 फ्रॉम द सरफेस। Sir, the question is saying that the light ray is emerging from the glass slab at one of the end and it's going out of the other end. Sir, I'll send you a photo or what? That will be better. मैं आपको कॉन्सेप्ट उसके बिहाइंड बता देता हूँ, और इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली डील कर पाओगे। ये नंबर आपको देगा पहला वाला एंगल, लेट्स से थीटा नॉट है, तो आप क्या कीजिए कि इसको मान लीजिए कि इस तरह के पाथ पे चलता है। सो किसी भी एक लोकेशन पर आप स्नेल्स लॉ लगाइए, क्योंकि हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा हुआ कि स्नेल्स लॉ हम कहीं भी लगा सकते हैं, और स्नेल्स लॉ सभी पॉइंट पे बराबर चलता है। फिर ये नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वो थीटा लगाइए। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स में भी आपको आगे मिलेगा। और आप लगाओगे कि जो म्यू एयर है इंटू साइन थीटा नॉट है, ये सारा लेफ्ट हैंड साइड आपको पता रहेगा। क्यों पता रहेगा? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन पता होगा, थीटा नॉट क्या है और म्यू क्या है, एयर क्या है। फिर यही वैल्यू आएगी इक्वल टू म्यू उस लोकेशन पर इंटू साइन थीटा। ना ये जो नंबर है वो आपको नोन है, और म्यू आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया, तो म्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? अब देखो कि यहाँ पे जो सरफेस बनेगा वो टेन थीटा जो होगी वो स्लोप होगी, टेन थीटा विल बिकम डी वाई अपॉन डी एक्स। और अगर टेन थीटा की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, फिर आप ऐसा बोलो कि ये डी वाई है, ये डी एक्स है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस और समथिंग लाइक दैट, व्हाट, अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। So sin theta will be dy upon this thing, under root dx square plus dy square। देखने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बट सिंप्लीफाई हो जाएगा। sin थीटा को हम लिख सकते हैं dy को ऊपर नीचे से डिवाइड कर सकते थे, और कुछ ऐसा बन जाएगा कि लाइक इज गोइंग टू बी ये 1 अपॉन अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर प्लस 1। अभी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने दिया गया है, स्क्वायर रूट करोगे दोनों तरफ तो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेसिकली 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट नंबर है, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, ये कांस्टेंट नंबर है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट हट जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या निकल आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकल आएगा। एक बार y एज अ फंक्शन ऑफ x निकल आएगा, आपको पाथ पता चल जाएगा। पाथ पता चल जाएगा तो आप बता दोगे कितना डिस्टेंस चलता है, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आता है। ये एडवांस लेवल में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जनरली। Sir, so there were questions like they would give an equation of radioactive decay and ask how many beta particles are emitted. How to find that? आई हैव शेयर्ड अ वीडियो लेक्चर इन प्रीवियस डे, वो आप जरूर वॉच कीजिए। उसमें बताते हैं कि किस तरह से अल्फा डिके होता है, किस तरह से बीटा डिके होता है। तो 2 लेक्चर्स मैंने आपको सेंड किए, मैं उसको एक प्लेलिस्ट में डाल करके भी दे देता हूँ, वो जरूर वॉच कर लीजिए। और पर्टिकुलरली द सेकेंड वाला है, उस पर ये सब बताया गया कि कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है, कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है, गामा कब निकलता है, तो वो आपको समझना है। और शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा होता है कि x जब डिके करता है तो y बनाता है, z बनाता है। फिर आप जानते हो कि उसके जो ये नंबर्स होते हैं वो बैलेंस होते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, a की वैल्यूज को बैलेंस करते हैं, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा होगा उसको बैलेंस कराएंगे। फिर वहां से पता कर लेते कितने इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। सब लेक्चर देखने के बाद अगर आपको डाउट आता है तो पूछिए, उसमें काफी डिटेल में मैंने समझाया। और हाँ, ये जो आपने क्वेश्चन शेयर किया है
इसके लिए हिंट क्या है कि वो TIR आपको देखना होता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर है। तो फॉर दोस जो इन्होंने क्वेश्चन शेयर किया है कि यहाँ पर कुछ ग्लास स्लैब रखते हैं और ये वाटर है, ग्लास स्लैब ही होगा। फिर circular glass slab on this, the bottom surface of the slab in the contact with the water surface, depth of the swimming pool is this, the area of the bottom of the swimming pool that can be seen through the glass slab approximately। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से लाइट रेस को लेके आइए और यहाँ पर आने वाली लाइट रेस को अगर इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया होगा 1.5 इसका दिया गया है और वाटर का 1.33 होता है, डेंसर से रेयर जा रहा है तो TIR करा देंगे। TIR कराने की जरूरत है कि हम डेंसर से जब रेयर जा रहे होते हैं। और TIR क्यों कराएंगे, देखेंगे ना यहाँ पर कितना जा रहा है। तो इसका ये वैल्यू दिखाइए, इसका ये वैल्यू दिखाइए, ये एरिया कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर स्नेस लॉ लगाइए और ये एंगल पता कर लीजिए। अगर ये एंगल थीटा आता है, TIR को मत बोलेंगे, यहाँ पर ये थीटा निकालना पड़ेगा आपको। ये वही एरिया होगा, दिस एरिया इज द सेम दैट ऑफ ग्लास, दिस यू कैन आइडेंटिफाई। और सिमिलरली ये हो जाएगा। अब ये होगा क्या, कैसे कैलकुलेट करोगे इसका आंसर? तो उसके लिए पहले आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, r। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी पाई r स्क्वायर। हाउ टू गेट r, ये जो डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, उसके लिए h, थीटा और ये x दोनों को यूज करना होगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी x/h। h आपको दिया गया, थीटा कैसे निकलेगा, ऊपर कौन सा था 1.5 इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1.33 साइन थीटा। यहाँ से थीटा निकालो, थीटा को इस पे रखो, x निकालो, x की जगह फिर r लिख लो, r क्या आ जाएगा, x प्लस a आंसर आ जाएगा। सर हाँ सर, पर जो C का बेस जो है वो ऊपर नहीं आएगा थोड़ा सा? नहीं समझा, फिर से बोले। सर जो पूल बताया गया है उसका बेस ऊपर नहीं आ जाएगा क्या थोड़ा सा, क्योंकि लेंस वो बोल रहा है तो। वो एपरेंट होता है। तो यहाँ से जो आप कैलकुलेट करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आएगा। वो जब आपको एपरेंट निकालना होता है तब आप उसको निकालते हो। यहाँ पर ये आप h यूज कर रहे हो और ये x, क्योंकि आप एक्चुअल x निकाल रहे हो, एक्चुअल h यूज करना होगा। अगर आपसे पूछता है कितना दिख रहा है, वो एक अलग बात है। तो थीटा वही रहेगा, आई मीन लाइक कि इस सारे कैलकुलेशन में फिर वो आप पोटेंशियल आप नहीं यूज करोगे। यहाँ पर हम लोग TIR नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो चेक करेंगे TIR हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो TIR हम इससे पता कर लेते हैं। सर वही आपको आइडिया ये हो गया। अब क्या करना है कि पहले स्नेस लॉ लगाओ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से थीटा निकालोगे, साइन थीटा की वैल्यू, उस साइन थीटा से फिर tan थीटा निकालो, tan थीटा से x निकालो, x से फिर r निकालो, r से एरिया निकाल दो। क्योंकि उसने ये बोला कि गर्ल ऊपर से दिखता है और नीचे का आपको एरिया चाहिए। सर फ्रस्ट्रम का ही एरिया निकालना है। एरिया को ये सरफेस का निकालना है, ये 2 डायमेंशनल है, डायमेंशनल सरफेस दिख रहा है ये। मतलब हाँ समझा सकता हूँ। सर्कुलर एरिया, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन व्हाट पाई 1 r जो टोटल रेडियस बना रहा है। समझे? यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, बेस एरिया चाहिए, वो जो आपको फ्रस्टम टाइप का दिख रहा है उसका जो बेस एरिया वो चाहिए, उसका वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर का रेडियस निकाल कर क्या बता सकते हो। ओके, एनीथिंग एल्स इफ एट ऑल? Okay, thank you then.